तो मोदी एट 19 का आखिरी बजट हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में पेश किया है उस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। जिस तरह से चर्चा हो रही थी बजट में बहुत सारे प्रावधानों का, हमने किसानों की चर्चा की, हमने महंगाई की चर्चा की। अगर हम सुंदरानी जी जो नए इनिशिएटिव की बात करें तो सरकार का एक बड़ा फोकस इस बजट में जो रहा है वो रहा है गो ग्रीन पर। यानी कि हम न केवल देश के विकास की बात करते हैं, हम साथ साथ देश, अगर दुनिया में एक जिम्मेदार देश हैं, एक लीडिंग देश हैं, तो दुनिया का सिरमौर बनने के चलते मानवता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका भी निर्वाह करते हैं। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन लिविंग, ग्रीन जॉब, तो एक तरह से पूरी तरह गो ग्रीन पर सरकार का फोकस है और इसको बड़ा पुश है। आप इसको किस रूप में देखते हैं सुंदरानी जी? नहीं, निश्चित रूप से आज पूरा भारतवर्ष तेज गति से अगर दौड़ रहा है, लोग तो ये महसूस कर रहे थे कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी का माहौल है वह भारत में भी बहुत बड़े बड़े स्तर पर दिखेगा, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद सीधा मंदी का पूरा विश्व में असर आया है। लेकिन आज अगर मंदी हम लोगों को नहीं छू पा रही है तो ये हमारी केंद्र सरकार की नीतियों का ही तो परिणाम है कि आज भारत में मंदी का वो असर नहीं दिख रहा है जो अमेरिका और चाइना जैसे राष्ट्र में दिख रहा है। कोरोना महामारी का असर आज भी जो चाइना में दिखता है, कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार का ही तो प्रयास है कि आज कोरोना भारत में दिखता नहीं, कहीं पे भी उसका असर नहीं दिख रहा है। तो जहाँ तक आज अर्थव्यवस्था की बात करें, आम आदमी की जेब में पैसे की बात करें, तो निश्चित रूप से मोदी जी की योजनाएं सफल हुई है और मोदी जी ने इस देश के सम्मान बढ़ाया, इस यहाँ के नागरिकों का सम्मान की बात हो रही। मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भगवान नायक जी, आज चूंकि बात मुद्दों की हो रही है, ज़रूरतों की हो रही है, बजट की हो रही है, तो आपसे ये ज़रूर समझना चाहूँगा कि देश के युवाओं को भी बजट से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। उन्हें लगता है सरकार उनको जो है रियायती दरों पर एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। तो जो स्टार्टअप्स पर फोकस है या स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है या इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, क्या इससे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे? देखिए, जिस प्रकार से सरकार की जो घोषणाएं हैं और जो वादे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे युवाओं को कोई फ़ायदा होगा, बेरोजगारों को कोई फ़ायदा होगा। और सरकार को, जो युवा वर्ग है वो जो है देश का भविष्य होता है, वो इतिहास को बदलने की ताकत रखता है। उनके लिए इनके पास कोई रोड मैप, कोई प्लानिंग या कोई ठोस ऐसा एक्शन नहीं दिखता जिससे कि युवाओं को इसका फ़ायदा मिल पाए। और जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध करने की बात की गई। इस पर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि उन्होंने प्रतिवर्ष कितने रोजगार उपलब्ध कराए और अगर सरकार लाती है तो इसका क्या बेनिफिट होता है। अगर एक युवा को भी अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो अपने वेतन से वो एक गाड़ी खरीदता है, उस गाड़ी से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होता है, उस पर मैकेनिक जो है उसका फायदा होता है, कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम कंपनियां उसको फायदा होती है। इसका सिलसिला जो है जुड़ा है। जवाब ले लेते हैं। बेरोजगारी के मामले में आप देखेंगे लगातार बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है। अभय जी, निश्चित रूप से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की। मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के लोन जो देने का काम किया, उसमें हमारा उद्देश्य भी यही था, प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य भी यही था कि हम किसी को नौकरियों पे आश्रित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि एक नौजवान अपना उद्योग लगाए, छोटा सा व्यापार करे, उसमें 4 लोगों को रोजगार दे सके। हमने ऐसी व्यवस्था की, करीब 18 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। तो रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है, नौकरी देना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोग अपने व्यवसाय से जुड़े, अपने स्वतः के व्यवसाय से जुड़े। हमने मुद्रा बैंक की योजना इसीलिए चलाई थी। बिल्कुल, यानी आप रोजगार की गारंटी देते हैं, नौकरियों की बात नहीं करते। कन्हैया जी, बात अगर रोजगार की हो रही है तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से इस पर काफ़ी फोकस था। लोगों को लगता था कि अब जो बजट आएगा उसमें कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और रोजगार के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो था मेक इन इंडिया, कि मेक इन इंडिया से हम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जीडीपी का 25%
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रखने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको हम अचीव नहीं कर पाए, 14% पर रुके हुए हैं। और अब फिर बजट में 25% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है ग्रोथ देने की बात की जा रही है जीडीपी के अनुपात में। तो जहां रोजगार के अवसर पैदा होते वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा हो पाएगा? देखिए, जीडीपी और ये सब चीज़ तो मैंने पहले कहा कि मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि छोटी मछली को बड़ी मछली निगल रही है। ये बहुत तेजी से हुआ है। जितने जो हैं ये बड़े घराने हैं, आप लगातार आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के ही जो हैं कारखानों को किसने टेक ओवर किया है। छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट हो, छत्तीसगढ़ के जो है बड़े स्पंज आयरन के कारखाने हो, इनको सीमेंट कारखाने हो, किसने उसको टेक ओवर किया है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सब छोटे छोटे जितने लोग हैं उन लोगों को खत्म करने का, एक तरफ सरकार बोल रही है 9,000 करोड़ रुपए हम छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए दे रहे हैं, दूसरी तरफ इन सारे उद्योगों को जो है बड़े उद्योग पूरी तरह से निगल जा रहे हैं। वो जो चंद लोग हैं उन लोगों की का ये पूरे शिकार हो जा रहे हैं। रोजगार देने का जहां तक मामला है, मैं आदरणीय सुंदरानी जी और भगवानू भाई जो कह रहे थे, दोनों बात है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी हर साल की। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हम 16 करोड़ लोगों को लोन दे चुके हैं। लेकिन धरातल पर जो है क्या स्थिति है, उस स्थिति को भी देखने की आवश्यकता है कि आपका 16 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं, उसमें लोन कितने लोगों ने लिया और उस लोन को लेने के बाद कितने उद्योग धंधे खड़े हुए जिसमें वो 16 करोड़ की आप गिनती कर रहे हैं। ऐसी गिनती कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। ये हो सकता है कि कागज में ये आंकड़े बहुत अच्छी तरह से हों, लेकिन नीचे उस पर जो है कहीं कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है। एक बड़ा समय जो बात अभी बार बार हो रही, दिन भर से मैं सुन रहा हूं जहां भी जाता हूं, कि कोरोना काल में इस देश को मंदी से, कोरोना काल और कोरोना काल के बाद देश को मंदी से उबारने के लिए प्रधानमंत्री ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने उबारा। इस देश को यदि कोरोना, ये महंगाई मंदी केवल नहीं, इसके पहले एक और विश्वव्यापी मंदी आई थी, उस दौर में भी ये देश बचा था। तो उसका 2 बड़े कारण थे। एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, जिसमें बैंकों में राशि जमा जो थी वो सुरक्षित थी, निजी बैंक भाग गए थे, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक भाग नहीं पाए। दूसरा कारण हमारी जमा की जो प्रवृत्ति है, हमारे पास जो धन जमा था, एक एक व्यक्ति ने निकल करके अपने घर से कोरोना के जो है प्रभावित लोगों की मदद के लिए, राज्य की सरकार की मदद के लिए, केंद्र की सरकार की मदद के लिए जो अपना सहयोग दिया, जो अंशदान दिया। बल्कि आज तक उस राशि का केंद्र सरकार में जो है प्रधानमंत्री के उसमें के अलावा एक अलग फंड बनाया गया, उस फंड का आज तक किसी ने हिसाब तक नहीं दिया है। पर हर व्यक्ति ने मदद की। सरकार यदि सामने आई तो सरकार के साथ देश का एक एक नागरिक भी शामिल हुआ उस मंदी से निपटने के लिए, उस कोरोना की भयावह बीमारी से निपटने के लिए, और उसमें हम लोग सफल हुए हैं। लेकिन आज उसी जमा को हतोत्साहित करने का प्रयास हो रहा है। तब जब वो 7 लाख की जब इनकम टैक्स को फ्री करने की बात होती है, उसमें ये कह दिया जाता है कि जमा पर जो आपको छूट मिल रही थी, क्योंकि किसी न किसी तरह से आदमी जमा करता है, चाहे वो अलग अलग कोई भी माध्यम हो, वो जमा से यदि वो हतोत्साहित होगा तो ये जमा जब हमारे की प्रक्रिया में हमारी कमी आएगी। और जिस तरह से बैंकों का निजीकरण करने का प्रयास हो रहा है, वो यदि हुआ तो निश्चित रूप से आगे चल करके इसका दुष्परिणाम हम लोगों को जरूर भोगना पड़ेगा। इस तरफ भी जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। कन्हैया जी ने चूंकि निजीकरण की चर्चा छेड़ी, तो भगवानी जी आपसे भी समझना चाहूँगा, बजट में निर्मला सीतारामन जी ने कहा है कि हम जो है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, रेलवे का और एनर्जी सेक्टर का, उसमें निजीकरण को बढ़ावा देंगे। तो ये जो निजीकरण है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निजीकरण से कहीं ना कहीं इसको कुछ जो कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। और खास करके जो, जैसे कि सरकार पर हमेशा आरोप लगी है कि ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। हम बजट में बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश का बजट हो, घर का बजट हो, ये जो है आने वाले भविष्य की ओर इंगित करता है, दिशा देने का काम करता है। हमारा जो देश का जो बहुत बड़ा जनसंख्या है, जो गांव में रहता है, जो जंगलों में रहता है, जो दबे कुचले, जो पिछड़े लोग हैं, जो किसान हैं, हम उसको कितना फोकस कर पा रहे हैं, उसका लाभ उनको क्या मिल पा रहा है। जो गांव में रहने वाले, जो मनरेगा में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो वनांचल में रहने वाले लोग हैं, सरकार के पास इन लोगों के लिए क्या प्लानिंग है? शिक्षा पर हम कितना काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर कितना काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निजीकरण का जो दौर है, ये कहीं ना कहीं इस देश को नुकसान करने वाला काम है। और सरकार को आमदनी बढ़ाने की जरूरत है, और आमदनी बढ़ाने के नाम पर निजीकरण
और देश के बेचने का काम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम नहीं होना चाहिए। इससे इसका जो दुष्परिणाम है वो आने वाले समय में हमारे देश के लिए नुकसानदायक होगा। जी बिल्कुल। सुंदरानी जी, एक और बड़ा मसला था जिस पर कर्मचारी वर्ग की बहुत निगाहें थी, बड़ी चर्चा हो रही थी कि कर्मचारी वर्ग के हित में सरकार कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। 7वें वेतन आयोग को बनाए काफ़ी समय हो चुका है, 7 साल से अधिक का समय, 8 साल लगभग हो चुके हैं, और कर्मचारी वर्ग को ऐसा लगता था कि सरकार और कोई राहत दे न दे शायद 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। और अगर 8वां वेतन आयोग नहीं होता है तो जो एक और चर्चा हो रही थी कि प्राइवेट इंडस्ट्री की तरह KRA बेस्ड यानी काम के मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई तरीका सरकार घोषित कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई घोषणा बजट में फिलहाल हुई नहीं दिखती। क्या आपको लगता है कि इससे निराशा पैदा होगी? नहीं, निराशा की बात तो नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी घोषणाएं होना बची है, अभी डिटेल में घोषणाएं होना बची है, या वो घोषणा हुई भी है तो हम तक वो सारी बातें नहीं आई है। तो निश्चित रूप से हमें अभी थोड़े दिन समीक्षा करना चाहिए, बजट पारित हो लोकसभा में, तब तक कि कुछ बहुत सारे संशोधन भी इसमें आएंगे, और सारे वर्गों का जब हितों का ध्यान मोदी जी ने रखा है या निर्मला जी ने रखा है, तो कर्मचारियों के हितों को भी अनदेखा सरकार नहीं करेगी। जी बिल्कुल, कर्मचारियों के हितों का अनदेखा नहीं करेगी। कन्हैया जी, डिफेंस सेक्टर की बात किए बिना बात पूरी नहीं होती। देश की सरहद की रक्षा का सवाल है, चुनौतियां भी, क्योंकि बार बार देश के गौरव की भी बात की जाती है, तो देश की सुरक्षा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। जितनी जरूरी विकास है, जितना जरूरी लोगों की जेब भरना है, उतना ही जरूरी देश की सरहदों की रक्षा करनी है। अगर आप देश को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कोई विकास आपके काम नहीं आने वाला। तो जो बजट है, रक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट है, उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 16% की बढ़ोतरी पिछले साल के बजाय इस साल की गई है। अगर तुलना हम दोनों बजटों की करते हैं, 6.2 लाख करोड़ का बजट आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया। लेकिन हमारी सीमाएं जिस तरह से सुलग रही हैं, पाकिस्तान तो कभी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं, चीन भी नए नए फ्रंट खोलने की कोशिश करता रहता है। क्या ये बजट हमारे देश की सुरक्षा के लिए आप पर्याप्त मानते हैं? सुरक्षा के मामले में कहीं कोई समझौते की बात ही नहीं है जी। और सुरक्षा के बजट को लेकर भी कहीं किंतु और परंतु नहीं है। सुरक्षा के लिए बजट जितना हो, और बजट की आवश्यकता हो, और बजट प्रस्तावित होगा, बजट में बीच बीच में अन्य राशि जोड़ने का भी काम होता है, वो हो, उसमें कहीं कोई किसी भी राजनीतिक दल में भिन्नता नहीं है। सुरक्षा के मामलों को लेकर के सारे पूरा देश का एक एक व्यक्ति, एक एक राजनीतिक दल, सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं, देश के साथ हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो है अभी एक जो कर्मचारी की आप चर्चा कर रहे थे, तो कर्मचारियों को सबसे ज्यादा आस थी पुरानी पेंशन के मामले को लेकर के, कि ऐसा कर्मचारियों को लगा कि हिमाचल की हार के बाद शायद जो है सरकार को ये लगे, केंद्र सरकार को, कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता है। पर पुरानी पेंशन योजना के संबंध में इस पूरे बजट में कहीं चर्चा नहीं हुई है। मैं कर्मचारियों का डिबेट के दौरान कई जगह देख रहा था जी, उन लोगों में उस बात को लेकर के घोर निराशा है। जी बिल्कुल। भगवान जी, पर ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम, ये एक बड़ी चर्चा का विषय पिछले दिनों देश में रहा है, और हम देखते रहे कई राज्य तो पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुके हैं, और बाकी जगहों से भी ये डिमांड लगातार उठती है कि नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, क्योंकि वो जो है अंशदान आधारित नहीं थी। एक तो पूरा धन जो है उसकी कंट्रीब्यूशन सरकार के तरफ से होता था, और वो चूंकि एक सिक्योर्ड पेंशन स्कीम थी, क्योंकि वो सुनिश्चित था, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो उसके जोखिम भी है। क्या आपको लगता है इस जगह पर बजट चूक गया? निश्चित रूप से देखिए, कर्मचारी है, शासन प्रशासन के कहीं ना कहीं ये रीढ़ होते हैं, इनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, और लगातार इस देश में ओल्ड पेंशन की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, और सरकार ने इसको छोड़ा है, और ये एक गंभीर विषय है, इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए था, जो कि सरकार से चूक हुई है। जी। सुंदरानी जी, अगर और सेक्टर्स की मैं बात करूं तो पर्यटन को पुश देने के लिए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, जैसे 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और उनके रेनोवेशन की बात की गई, और साथ ही 50 नए डेस्टिनेशन की टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी चर्चा हुई है इस बजट में। ये कहा गया है कि इन सारी जगहों पर हम बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करेंगे, खान पान की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी सीतारामन ने घोषणा की है वो ये है कि पर्यटकों की सुरक्षा, क्योंकि हम देखते हैं विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके साथ कई अशोभनीय घटनाएं हो जाती हैं, तो ये सुरक्षा उनके लिए एक बड़ा मसला रहता है। क्या आपको लगता है ये एक बहुत अच्छा कदम है?
नहीं, निश्चित रूप से निर्मला जी का ये बहुत अच्छा कदम है। 50 नए एयरपोर्ट बनाने की बात या 50 पर्यटन स्थल को चिन्हित करके उसको विकसित करने की बात की है या उसको प्रोत्साहित करने की बात की है। इसके साथ ही सड़कों का जाल बिछाने की भी बात की है। कहीं न कहीं रेलवे की में भी 75-78 हज़ार करोड़ रुपए की नई योजना बनाकर उसका विस्तार करने की बात की है। तो इन सारी चीज़ों का पर्यटन स्थलों को लाभ होगा और बाहर से पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर हमको मिलेंगे। जी बिल्कुल कन्हैया जी, पर जो है रेलवे की चर्चा अभी सुंदरानी जी ने की, तो रेलवे एक ऐसा दर्द है जो छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा सालता है। उन्हें लगता है कि हम रेलवे जोन जो है सबसे ज़्यादा कमाई करके देने वाला जोन है, हमारा फ्रेट ट्रैफिक जो है वो सबसे ज़्यादा है और माल भाड़े से जो कमाई है पूरे देश में इस जोन की सबसे ज़्यादा है, रेलवे को सबसे बड़ा योगदान। लेकिन उन्हें लगता है कई बार कि उनसे के साथ छल होता है, क्योंकि उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो नई रेल सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो नई रेल लाइनों का जाल बिछना चाहिए, कुछ नहीं बिछ पाया है। 22 वर्षों में छत्तीसगढ़ में अगर रेल लाइन के विस्तार की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 125 किलोमीटर रेल लाइन ही बिछ पाई है। जो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी वो कब इम्प्लीमेंट होंगी इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो जगदलपुर तक की रेल लाइन थी वो दुर्ग कौंदल तक ही बन पाई है। जो कोरबा और अंबिकापुर को जोड़ने की बात थी उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया। दो बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बिलासपुर और राजनांदगांव को कवर्धा होते हुए जोड़ने और रायपुर को सरायपाली से होते हुए झारसुगुड़ा को जोड़ने, यानी कि पूरी तरह क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनाने की बात थी, लेकिन उस पर अभी कुछ नहीं हो पाया है। तो जब हम रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि रेलवे छत्तीसगढ़ से सिर्फ लेता ही लेता, देता कुछ नहीं? निश्चित रूप से अभय जी जो आप कह रहे हैं वो 100% सत्य है। छत्तीसगढ़ के साथ रेलवे का रवैया भेदभावपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ को हमेशा एक केवल दोहन की दृष्टि से जो है रेलवे ने देखा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ 2 दर्जन ट्रेनें लगभग, बल्कि और ज़्यादा होगी तो मुझे नहीं मालूम, ट्रेनें रद्द है और पिछले 1 साल से रद्द चल रही है। उन ट्रेनों को शुरू करने के लिए हम लोग थक गए जा करके, ज्ञापन दे के, प्रदर्शन करके, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी पार्टी का एक भी आदमी उस रेल को चालू करवाने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। केंद्र की सत्ता है, 9 सांसद है हमारे यहाँ, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया उस मामले को लेकर के। और राज्य में अभी जो ट्रेन के लिए बहुत पैसा आया, लेकिन साथ में ये हो रहा है कि उसके निजीकरण। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कहीं ये पैसा लगा करके हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, नए गाड़ियां तैयार करें, नए प्लेटफॉर्म तैयार करें और उसको उठा करके अपने किसी मित्र को दे दें, तो उसके लिए देश का धन तो कहीं नहीं लगाया जा रहा है। अभी हमको मूल रूप से यदि आवश्यकता है तो ट्रेनों को सही समय पर चलाने की है, जो पिछले 1 साल से हम नहीं चला पा रहे हैं। बार बार एक बात हो रही है कि मेंटेनेंस हो रहा है। मैं इन्हीं की बात को करता हूं कि 70 साल में ऐसे मेंटेनेंस की कभी स्थिति नहीं आई कि ट्रेनें रद्द करनी पड़ जाए साल भर तक। 70 साल में ये स्थिति नहीं आई कि ट्रेनें जो है 8-10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा लेट चले। साल में जितना बिगाड़ के रखा है, 70 साल में जो मिला है उसको केवल बेचने का काम यदि आपने किया है तो अभी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही थी, बात पर्यटन की हो रही थी। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा यदि आ रहा है तो उसका स्वागत है, बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन यदि एयरपोर्ट 50 बना करके उसको अपने मित्रों को बेचने की, अपने मित्रों को सौंप देने की योजना है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश नए एयरपोर्ट के लिए इंतजार कर रहा है। उन एयरपोर्ट पे सरकारी भर्तियां हो, सरकारी लोग हो, और सरकार उन एयरपोर्टों को जब संचालन करेगी तब वो एयरपोर्ट जो है हमारे लिए होंगे। यदि उन एयरपोर्टों को बनाकर हजारों करोड़ रुपए लगा करके हम किसी अदानी को दे देते हैं तो निश्चित रूप से ये देश के साथ न्याय नहीं है। चलिए सुंदरानी जी, ये एक चिंता का विषय ज़रूर है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, क्या वो निवेश निजी क्षेत्र करेगा या सरकार जो अपने धन का उपयोग करके उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगी और जब मुनाफा कमाने की स्थिति आएगी तो किसी प्राइवेट पार्टनर को यही कह रहा हूं मैं, निवेश सरकार का और फायदा इस पर आपका जवाब क्या है? निवेश सरकार का, कमाई सरकार की। हमने अगर कोई एयरपोर्ट हमने दिया है, कोई रेलवे स्टेशन हमने दिया है तो कहीं ना कहीं वो घाटे के प्रोजेक्ट थे। सरकार लगातार उसमें घाटा उठा रही थी, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट रही हो, मोदी जी की सरकार हो। हमने उनको जो घाटे थे उनसे मुक्ति पाने के लिए हमने निर्णय लिया। और ये कोई हमारे समय में नहीं, मनमोहन सिंह जी के समय में ये योजना शुरू हुई थी और उसी के तहत ये काम हो रहा है। हमारी कोई नई योजना नहीं है।
ये हम चलिए, आपने ये तो माना कि 70 साल में कोई चीज कांग्रेस के समय से हुई है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो ये कह रहे हैं कि हम लोग अलग चल रहे हैं। 70 साल में 8 साल में नया देश बन रहा है, बाकी 62 साल ये देश बना ही नहीं। नहीं, 62 साल में देश बना है और आज भी देश बन रहा है, और मोदी जी ने बहुत आगे ले जाने का काम किया देश को। आप लोगों ने जहाँ पे रोका था और जहाँ से पीछे हुआ था देश, 2014 तक की स्थिति का आकलन कर लें और आज की स्थिति का बिल्कुल आकलन बिल्कुल, कर लें। दावा ये है कि जहां देश थम गया था, जहां रुक गया था, वहां से आगे हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत ही सार्थक चर्चा रही, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कुछ और चीज़ें होती तो शायद बेहतर होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें पूरी हुई, बहुत सारे लोगों की नहीं हुई। कुछ पत्ते और खुलेंगे तो और चीज़ें साफ होंगी, लेकिन फिलहाल हमें यही करनी होगी। ये चर्चा खत्म। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज डिबेट सेंट्रल में हम बात कर रहे थे देश के केंद्रीय बजट की, मोदी एट 19 का आखिरी बजट, जो कि आम चुनावों के पहले का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि इसके बाद अगले साल मई में चुनाव होने जा रहे हैं, और अगले साल मई में चुनाव होने जा रहे हैं चूंकि, तो उसके पहले का ये लास्ट बजट है, इसलिए सारे देश की इस पर निगाहें थी। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।